जामतारा की बदनाम सड़कें। दोस्तों, अब जामतारा में जब ये खेल शुरू हुआ तो कई लोगों ने एक साथ काम शुरू किया। एक एक ग्रुप में कई कई लोग शामिल रहते थे, जिनकी ट्रेनिंग भी एक साथ ग्रुप में होती थी। ये लोग ट्रेनिंग में बैंक से जुड़े शब्द, टर्म्स और बैंक एग्जीक्यूटिव के जैसी टोन सीखने की कोशिश करते थे। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने टूटी फूटी इंग्लिश सीखी। दोस्तों, इसी दौरान ये ज्यादातर अपनी सर्विसेज की रीच भी बढ़ा रहे थे और शहरों के कस्टमर्स के साथ साथ गांव के कस्टमर्स को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे। इसीलिए इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हिंदी को भी अपनी कस्टमर सर्विस में जगह दी। इससे जामतारा के जो लोग स्कैम कॉल के धंधे में उतरना चाहते थे, उनके लिए राह बहुत आसान हो गई। स्कैम कॉल्स करने वाले लोगों की संख्या पर इसका सीधा असर हुआ। ये स्कैम कॉल्स का ये काम धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव तक जा पहुंचा, क्योंकि जैसे जैसे किसी एक गांव के लोगों के पास स्कैम कॉल से पैसा आया, उन्हें देखते हुए आसपास के लोगों के सभी लोगों ने इस काम में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे इस जिले के लगभग सभी गांव इस काम में शामिल हो गए। गांव के ये युवा 15 साल की उम्र पार करते ही इस काम में शामिल हो जाते और घर वालों की कमाई का जरिया बनते। हालांकि ये लोग पहले से भी खेती बाड़ी, मजदूरी और छोटे मोटे बिजनेस से जुड़े हुए थे, लेकिन जब ये काम इनके हाथ लगा तब इन्होंने पैसे कमाने के लिए इस काम से जुड़ना ही बेहतर समझा। दोस्तों, जो भी युवा इस काम में शामिल हुए, उनके परिवार वालों ने उनसे इस काम के लिए शायद ही कभी मना किया हो। ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि ये लोग अपने परिवार को सालों की गरीबी से छुटकारा दिला रहे थे। 15 से 40 साल तक के बीच के आदमी स्कैम कॉल्स करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब गांव में नेटवर्क नहीं होता तो ये पेड़ों पर चढ़कर कॉल्स किया करते या फिर आसपास की जगह जहां अच्छा नेटवर्क था वहां भागते। ये लोग ज्यादातर कॉल्स अपने खेतों, ट्यूबवेल्स, गांव से दूर बनी किसी झोपड़ी या फिर खुद के घर से ही लगाया करते थे। और बिजली की समस्या होने पर इन्होंने शहरों का सहारा भी लिया। यहाँ महज 5 घंटे की बिजली आया करती थी, जिसमें ये मोबाइल को सिर्फ चार्ज करते थे और बाकी के 19 घंटे का समय कॉल्स करने में लगाते। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया ये भी जाता है कि इस काम की शुरुआत करने वाले लोगों ने अपने ग्रुप तो बनाए ही, साथ ही साथ बड़े बड़े नेताओं, विधायकों ने भी इन युवाओं को लैपटॉप, मोबाइल और ट्रेनिंग जैसे रिसोर्सेज देकर अपने लिए काम करने के लिए हायर कर लिया था। ये ग्रुप लीडर्स इन लोगों को कॉल करने के लिए सेफ और स्मूथ नेटवर्क वाली जगह उपलब्ध कराते और इससे होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते। इस कमीशन के बदले में ये पॉलिटिकल लीडर्स इन युवाओं की पुलिस से भी सेफ्टी की गारंटी लेते थे। इन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये काम एक फायदे का सौदा था, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम था और रिटर्न की भी कोई लिमिट नहीं थी। इसके साथ ही ये रोज की कमाई का सबसे आसान जरिया था और शायद इस काम की यही बात इन युवाओं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। दोस्तों, वैसे तो जामतारा का हर गांव और कस्बा इस साइबर क्राइम के धंधे में शामिल था, लेकिन यहाँ कुछ कस्बे ऐसे भी थे जहां पर इस साइबर क्राइम की घटना को ज्यादा बढ़ावा मिला। इन्हीं में से एक कस्बा था करमाटांड। करमाटांड को एक ब्लॉक का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें 150 के करीब गांव शामिल हैं। अब ब्लॉक का दर्जा हासिल होने के कारण इस कस्बे का डेवलपमेंट बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा था। घनी आबादी होने के कारण यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी अच्छा था और यही वजह थी करमाटांड ब्लॉक के गांवों के युवा इस साइबर क्राइम में काफी एक्टिव थे। ज्यादातर लोग जिनका इस इलाके में घर था वो अपने घरों से ही कॉल लगाते। वहीं दूसरी ओर करमाटांड से 10 किलोमीटर दूर तक के गांव यहाँ कस्बे में खाली पड़ी जगहों पर अपना अड्डा जमाते और फिर कॉल लगाने का काम शुरू करते। दोस्तों, यहाँ एक ब्लॉक अपने आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने वाले गांवों की डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह काम करता है। आमतौर पर यह जगह एक स्मॉल टाउन होती है, जिसकी आबादी ज्यादा होने पर उसे म्यूनिसिपल काउंसिल का दर्जा भी दे दिया जाता है। इसके साथ ही जामतारा में एक और ऐसा ही कस्बा था, नारायणपुर। इस कस्बे को भी ब्लॉक का दर्जा हासिल था, जिसके अंदर 250 गांव आते हैं। इस ब्लॉक के अंदर काफी सालों पहले से ही मोबाइल नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग था
जिसका फायदा यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को मिला और यही कारण रहा कि इस इलाके से स्कैम कॉल्स करने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। तो दोस्तों, देश के लोगों को ज्यादातर स्कैम कॉल्स जामताड़ा के इन्हीं खास हिस्सों से आते थे और ये सिलसिला आज भी बना हुआ है। यानी कि जामताड़ा के नक्शे पर ये दोनों जगह एक कलंक की तरह हैं, जिसका असर यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर हुआ है। ये असर एक तरह से खराब भी है, तो एक नजरिया या कुछ लोगों के लिए एक वरदान भी साबित हुआ है। तो कौन कौन से हैं वो लोग, जानेंगे अगले एपिसोड में।